हेलो बच्चों, लेके आए हैं हम कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों को लेके आए हैं जो कि आपके सीयूईटी एग्जामों में आए हुए हैं। जैसे देखते हैं यहाँ पे हमारे पास में दे रखा है पहला क्वेश्चन अपने पास में दिया है विच पेयर ऑफ द सॉल्यूशन इज लाइकली टू एग्जिबिट आइसोटोनिसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसका मतलब है कि आपको उन सॉल्यूशनों के बारे में बताना है कि जो आइसोटोनिक है। ठीक है, आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है? जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। कि हमारे पास में ऑस्मोटिक प्रेशर क्या दे रखा हो, कोई दो सॉल्यूशन है और उन दोनों सॉल्यूशनों का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या है, सेम है, तो वो क्या होंगे, आइसोटोनिक होंगे। समपराशरी होंगे, मतलब उनका जो परासरण दाब होगा वो क्या होगा, समान होगा। अब देखें परासरण दाब इक्वल टू होता क्या है, पाई इक्वल टू होता है CRT। लेकिन आप देखें यहाँ पे सब में क्या दे रखा है, हमें कुछ अपने पास में इलेक्ट्रोलाइट्स दे रखे हैं, मतलब जो आयंस में टूट जाते हैं, जबकि कुछ हमारे पास में क्या दे रखे हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स दे रखे हैं, मतलब विद्युत अनवगत दे रखे हैं जो अपने आयंस में नहीं टूटते। जैसे यूरिया हुआ तो आयंस में डिसोसिएट नहीं होता है। तो हमने देखा कि सी की वैल्यू जब सेम रखी गई है तो सी, आर और टी उसने बोला ही है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम बात कर रहे हैं। तो हमें यहां से देखने के लिए मिलता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर उस सॉल्यूशन का इक्वल होगा, ज्यादा होगा, जिसका आई की वैल्यू ज्यादा होगी। क्या हम ये बोलेंगे कि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल आएगा जिसका आई की वैल्यू, मतलब वांटा फैक्टर की जो वैल्यू हो वो क्या आएगी, इक्वल आए। अब देखो वांटा फैक्टर भी क्या होता है, किसके लिए, डिसोसिएशन के लिए। हमारे पास में होता है 1 प्लस एल्फा इंटू एन माइनस 1 होता है। यह होता अपन को देखने के लिए मिलता है 1 प्लस एल्फा इंटू एन माइनस 1 देखने के लिए मिलता है। एल्फा किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कितना होता है, 1 के इक्वल होता है, मतलब 100% डिसोसिएशन हो जाता है, मतलब पूर्णता अपघटित हो जाता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं एन की वैल्यू, कि एन की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी उसका प्रेशर भी क्या होगा, सेम होगा। अब देखो यहाँ पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है, जबकि क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये हमारे पास में नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, जबकि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। ये दो आयंस में टूटेगा, मतलब एन की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी। इसके लिए एन की वैल्यू कितनी, MgCl2 किस में टूटेगा, ये टूटेगा Mg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस 3 आयंस में टूटेगा। एन की वैल्यू यहाँ पे 3 मिलने वाली है, जबकि यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 नहीं मिलेगी क्योंकि ये टूटने वाला नहीं है। मतलब इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर तो इक्वल आने वाला है ही नहीं। कारण क्या है, इसका वांटा फैक्टर अलग आएगा, इसका वांटा फैक्टर आई की वैल्यू अलग आएगी। अब देखें NaCl किसमें टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस में। एन की दो वैल्यू दे रखी है, दो ही आयंस दे रखे हैं। यहाँ पे कितने में टूटेगा, आप देखें Na2, सॉरी क्या दे रखा है अपने पास में, 2Na प्लस और SO4 2 माइनस में ब्रेक होने वाला है। तो यहाँ पे भी n की वैल्यू आपको मिलने वाली कितनी, 3n की वैल्यू देखने के लिए मिलने वाली है कि n की वैल्यू आपको 3 मिलेगी। यहाँ पे n की वैल्यू 2, यहाँ पे n की वैल्यू 3, मतलब इसका भी ऑस्मोटिक प्रेशर सेम आने वाला नहीं है। अब देखो बचा तो एक ऑप्शन है, तो करेक्ट हमारा वही होगा, लेकिन एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास में है क्या है। यहाँ पे देखो अपने पास में यदि हम बात करें किसकी, यहाँ पे ये टूटेगा किसमें, ये टूटेगा Ca2 प्लस प्लस 2NO3 माइनस, मतलब 3 आयंस यहाँ पे मिलेंगे, एक कैटायन 2 एनायन। जबकि इसमें देखो अपने पास में क्या मिलेंगे, अपन को ये मिलेगा 2Na प्लस और SO4 2 माइनस, मतलब 3 आयन यहाँ पे मिलने वाले। तो नंबर ऑफ आयन सेम रहेंगे, वांटा फैक्टर की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, जिसके कारण आपको आइसोटोनिक सॉल्यूशन मिलेगा, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर मिलेगा। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा, डी वाला होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है K4FeCN का होल 6 इज आयोनाइड, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखी है, अल्फा का मान दे रखा है 60%। ठीक है, देन दी वैल्यू ऑफ वांटा फैक्टर, अपन को बताना है वांटा फैक्टर की वैल्यू क्या होगी। तो पहले तो देखो हम K4FeCN को तोड़ लेते हैं कि K4FeCN का होल 6 किस में टूटता है। तो देखो कहां पे ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा अपने पास में 4K प्लस प्लस किस में, FeCN का होल 6 4 माइनस में, इसमें टूटता है। इसमें क्या होगा, ये ब्रेक होने वाला है कि इसमें ब्रेक होगा।
अब देखो जब इसमें ब्रेक हो रहा है तो अपने पास में यहाँ से क्या मिलने वाला है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितने आयंस मिले आपको, एन की वैल्यू यहाँ पे मिली है 5, 4 तो कैटायन है, एक क्या है एनायन, तो एन की वैल्यू 5 है। अब देखो यहाँ से आई की वैल्यू यदि हम कैलकुलेट करें तो ये आती है 1 प्लस एल्फा इंटू एन माइनस 1। आप देखें 1 प्लस एल्फा की वैल्यू 60/100, 5 माइनस 1 कितना, ये बन जाएगा 0.6, 1 प्लस 0.6 इंटू 4 तो कितना ये आ जाएगा 2.4, 2.4 प्लस 1 3.4, तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये 3.4 हमें करेक्ट आंसर के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो अपने पास में दे रखा है, इफ मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल द वैल्यू ऑफ मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। इसने बोला है कि यदि हम किसी भी सॉल्यूशन की मोललिटी को 2 गुना कर देते हैं तो जो मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट है Kf, उसकी वैल्यू में क्या परिवर्तन आएगा। तो आपको पता है कि डेल्टा Tf इक्वल टू क्या होता है, Kf इंटू मोललिटी m होता है। ठीक है, अब देखो हमें क्या चाहिए, अपन को इसके बीच में रिलेशन चाहिए, और इसके बीच में रिलेशन के लिए हमें क्या करना है, क्या होने वाला है। तो देखो हमने क्या किया, मोललिटी को डबल कर रहे हैं। आप देखें यहां से हम के एफ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी एफ अपॉन में एम लिखेंगे। तो ये तो हमने इसको के एफ वन लिख लिया, के हमारा क्या है के एफ वन। के एफ टू बताने के लिए कि क्या होगा, तो हमने यहाँ पे मोललिटी को डबल कर दिया, क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया। अब जैसे ही हम डबल करेंगे तो आप देखो इतने की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं के एफ वन, तो हम क्या लिखेंगे के एफ टू जो है वो के एफ वन का आधा हो गया। तो यदि हम मोललिटी को डबल करते हैं किसी भी सॉल्यूशन की, विलयन की, तो मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट जो के एफ की वैल्यू है, के एफ का मान है, वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे बी वाला हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इनके आंसर को कैलकुलेट करते हैं। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव किया हमने देखा था टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स अमंग दी फॉलोइंग। इन सब में बताना है कि कौन सा पद जो है वो ताप पर निर्भर करता है, आप बताएं। तो हमने जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक वॉल्यूम रिलेटेड और एक मास रिलेटेड। हमने आपको बताया है कि जो भी हमारे पास में वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं, वो डिपेंड करती हैं टेम्परेचर पर, जबकि मास रिलेटेड टर्म्स टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती हैं। आप इनमें से देखें कौन सी टर्म्स के अंदर वॉल्यूम आ रहा है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, बाकी की मास रिलेटेड टर्म्स टेम्परेचर पर डिपेंड करने वाली नहीं है। मोललिटी आया है, आप देखें मोल ऑफ द सॉल्यूट क्या आता है, मोल ऑफ द सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आता है, ठीक है, पर लीटर। तो अपने पास में यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है, आयतन आ रहा है, एक इस पर डिपेंड करेगा, एक डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। जबकि मोल फ्रैक्शन के अंदर आप देखें मोल ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पे नहीं आता है, दोनों जगह पे मास आएगा। इसमें मोललिटी में मोल ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट, किस में, केजी में। ए भी वेट आ गया है, ए भी हमारा नहीं है, ए भी हमारा नहीं है। वेट परसेंटेज ये तो वैसे ही नहीं है क्योंकि W/W परसेंट दे रखा है। तो इस तरीके से ये भी हमारा आंसर नहीं है, करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है, ए वाला है। तो इस तरीके से आज हमने इन क्वेश्चनों को क्या किया, डिस्कस किया। आप ऐसे ही क्वेश्चनों को डिस्कस करने के लिए चैनल पर बने रहें। आप लोगों ने अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर केमिस्ट्री में के जी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।